हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सेशंस में। हमने ऑलरेडी 27 चैप्टर्स ख़त्म किए हुए हैं। मैं आपसे रेकमेंड करूंगा कि पहले आप जाकर वो 27 चैप्टर्स देखें ताकि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो टाइमलाइन है जो हमने शुरू किया था वो आपको सही तरीके से समझ में आए। हमने 1707 AD यानी कि द डेथ ऑफ औरंगजेब से शुरू किया और पिछले चैप्टर में यानी कि 27वें चैप्टर में हमने देखा कि किस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो था इट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मूवमेंट्स इन द टाइमलाइन ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। हमने देखा कि किस तरीके से वो जो लूप होल्स कोऑपरेटिव मूवमेंट में हुए थे नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट में उन्हें फिल किया गया था। हमने देखा कि किस तरीके से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इंस्पाइट ऑफ बीइंग अ लिटिल बिट ऑफ वायलेंस बापू ने से ज़्यादातर इंपॉर्टेंस नहीं दिया, क्योंकि हमने देखा पिछले चैप्टर्स में कई लीडर्स जो थे वो नाराज़ थे, जैसे पंडित नेहरू, सरदार पटेल और मौलाना आज़ाद, क्योंकि एक या दो वायलेंट मूवमेंट्स या फिर वायलेंट इवेंट्स के होने से आप पूरे मूवमेंट को जो है वो वायलेंट करार नहीं दे सकते, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो थे वो बापू के अहिंसा और सत्याग्रह के मार्ग पर चल रहे थे। तो आज हम इस चैप्टर में देखेंगे कि किस तरीके से क्विट इंडिया मूवमेंट जो था विच हिस्टोरियंस डू क्लेम टू बी द लास्ट मेजर नेल इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश राज। हम देखेंगे कि किस तरीके से क्विट इंडिया मूवमेंट में और या फिर इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में क्विट इंडिया मूवमेंट का कितना ज़्यादातर भाग था। तो आइए चैप्टर को शुरू करते हैं। द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश राज। तो आइए देखते हैं कि किस लिए हिस्टोरियंस जो है क्विट इंडिया मूवमेंट को द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश राज कहते हैं। Since civil disobedience movement, there were no active mass-based pan-Indian movements until the Quit Indian movement. 1930 में हमने देखा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया गया था। गांधी ने दंडी मार्च, जिसे हम साल्ट मार्च भी कहते हैं, उसे लिया था, अंडरटेक किया हुआ था। पूरे देश में जो थे वो भूख हड़ताल हुए थे, कई जगहों पर थोड़ा बहुत वायलेंस भी हुआ था, लेकिन ज़्यादातर ये मूवमेंट बहुत ही मास बेस्ड और पैन इंडियन बेस्ड था। और 1930 के बाद जो था इस लेवल का कोई भी मूवमेंट हिंदुस्तान में और ज़्यादातर इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच नहीं था। तो द लास्ट एज वेल एज द नेक्स्ट सक्सेसर फॉर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इज क्विट इंडिया मूवमेंट। मैं आपसे रेकमेंड करूंगा कि आप हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो एक टाइमलाइन अपने नज़र में रखिएगा कि किस तरीके से, और खासकर अगर हम बापू की बात करें तो किस तरीके से खेड़ा और चंपारण सत्याग्रह आता है, उसके बाद जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आता है, उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड फाइनली क्विट इंडिया मूवमेंट आता है। तो ये टाइमलाइन जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, नॉट जस्ट फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ प्रीलिम्स बट ऑल्सो मेन्स। तो आइए जानते हैं आगे इसके बारे में। इट वॉज द लास्ट मेजर मूवमेंट अंडरटेकन बाय गांधी ऑन पैन इंडिया बेसिस। बिल्कुल, गांधी के नेतृत्व में ये आखिरी पैन इंडिया बेसिस का एक मूवमेंट था जो लिया गया था या फिर किया गया था। It was not just used to bring mass-based consensus among Indians, but also aggressively pursue British to grant complete independence। देखिए, एक बहुत सी अच्छी सी बात यहाँ पर कही गई है कि जितने भी ज़्यादातर इसके पहले मूवमेंट्स हुए थे, चाहे वो खेड़ा और चंपारण के मूवमेंट्स हो या फिर नॉन कोऑपरेशन हो या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, कहीं ना कहीं ये हिंदुस्तानियों में नेशनलिज्म जागरूक करने के लिए थे। लेकिन क्विट इंडिया मूवमेंट का अगर आप टाइमलाइन देखें तो ये 1942 या उस वक्त आता है जब वर्ल्ड वॉर 2 में जो था वो ब्रिटिश बहुत ही मुब्तला था, ब्रिटिश बहुत ही बिजी था वर्ल्ड वॉर 2 में। तो कहीं ना कहीं उस वक्त के पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल लीडर्स जो थे खासकर हिंदुस्तान के, जैसे बापू, पंडित नेहरू, इन्हें पता था कि अगर ब्रिटिशों को हराना था तो दिस वाज द बेस्ट टाइमलाइन। तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक अग्रेसिव पॉलिसी भी इस्तेमाल की थी कि ब्रिटिश को अगर मजबूर करना है भारत छोड़ने के लिए तो दिस इज द बेस्ट टाइम। द राइज ऑफ इंडियंस। पिछले जितने भी मूवमेंट्स हमने देखे, नॉन कोऑपरेटिव हो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, भले ही उन्हें हम सक्सेस क्यों ना मानते हो, बट दे वर ब्रूटली क्रश्ड। तो कहीं ना कहीं क्विट इंडिया मूवमेंट को भी ब्रूटली क्रश किया गया। हम आगे के स्लाइड्स में इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन क्यों इसे जो है वो राइज ऑफ इंडियंस या फिर रीबर्थ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द ऑगस्ट मूवमेंट। It was a movement launched at Bombay sessions of All India Congress Committee by Mahatma Gandhi on 8th August 1942 ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 डिमांडिंग एन एंड टू ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, जो कि अगस्त में एक ऑफर दिया गया था या फिर एक डिमांड दी गई थी बापू से फ्रॉम बॉम्बे सेशंस ऑफ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। तो हर साल जो AICC की कमेटी की बैठक होती थी तो वहाँ पर बापू जो बैठक बॉम्बे पे चल रही थी वहाँ से उन्होंने कॉल दिया हुआ था कि भारत छोड़ो, क्विट इंडिया। तो वो अगस्त में दिया हुआ था, तो इसे अगस्त मूवमेंट भी कहते हैं। सो इट वॉज फ्रॉम द बॉम्बे सेशन फ्रॉम वेयर क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड।
The Cripps mission had failed, and on 8th August 1942, Gandhi made a call to do or die in his Quit India speech delivered in Bombay at Gauliya Tank मैदान। कई बार प्रीलिम्स में ये सवाल भी पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ से बापू ने जो था वो क्विट इंडिया का डू और डाई यानी कि करो और मरो, बाद में जो है ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल ये स्लोगन हुआ था। हम आगे के चैप्टर्स में इसके बारे में बात करेंगे। तो सवाल पूछा जा सकता है कि कहाँ से जो था बापू ने डू और डाई का स्लोगन दिया था, तो द आंसर वॉज गौलिया टैंक मैदान, बॉम्बे। तो देखिए क्रिप्स मिशन भेजा गया था। दरअसल सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो थे वो एक लेबर पार्टी के एक लीडर थे, तो उन्हें भेजा गया था कहीं ना कहीं पूरे इंडियंस को, ज़्यादातर इंडियन पॉलिटिशियंस को वर्ल्ड वॉर 2 के लिए राज़ी करने के लिए, यानी कि इंडियन आर्मी को जो है आप वर्ल्ड वॉर 2 लड़ने के लिए भेजिए ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश। कहीं ना कहीं हम सोचेंगे कि हिंदुस्तान को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, लेकिन कंसेंसस वहाँ पर नहीं थे। बापू जो थे वो तैयार नहीं थे ब्रिटिश का सपोर्ट करने के लिए, ज़्यादातर अपने सोल्जर्स को भेजने। बाद में जो था वो हिटलर के खिलाफ एक आवाज़ उठाने के लिए सभी इंडियन लीडर्स जो थे वो एकजुट हो गए थे, लेकिन क्रिप्स मिशन जो था वो फेल हो चुका था। अब आगे कोई भी डेवलपमेंट नहीं बचा था, तो बापू को लगा कि दिस वाज द बेस्ट लूप होल विच हैज़ टू बी मेड यूज़ ऑफ, और इन्होंने कहीं ना कहीं पूरे मास बेस्ड पैन इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया जो क्विट इंडिया मूवमेंट के नाम से आज जाना जाता है। The All India Congress Committee launched a mass protest demanding what Gandhi called an orderly British withdrawal from India। तो 1942 अगस्त में जब बापू ने ये कहा कि भारत छोड़ो, क्विट इंडिया, तो उन्होंने कहा कि इट शुड बी एन ऑर्डरली ब्रिटिश विड्रॉल, ऐसा नहीं कि आप अब्रप्टली यहाँ से चले जाएंगे, यानी कि एक इज्जतदार रिस्पेक्टफुल मैनर से उन्हें कह रहे हैं कि प्लीज़ मूव आउट। इवन दो इट वॉज एट वॉर द ब्रिटिश वर प्रिपेयर टू एक्ट। तो देखिए ब्रिटिश जो था वो ऑलरेडी बिजी था वर्ल्ड वॉर 2 में, लेकिन वो कहीं ना कहीं प्रिपेयर्ड था क्योंकि हिंदुस्तान में जो थे वो बापू थे। कहीं ना कहीं बापू जो थे वो बहुत ही प्लान्ड मूवमेंट्स करते थे। हमने देखा कि किस तरीके से दंडी मार्च करने से पहले उन्होंने उस वक्त के जो वाइसरॉय थे हिंदुस्तान के, लॉर्ड इरविन, उन्हें नोटिस दिया था, कहा था कि देखो मैं अपना मूवमेंट लॉन्च करने वाला हूँ, मैं साल्ट सत्याग्रह लॉन्च करने वाला हूँ। तो बताकर करने वालों में से थे बापू। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश जो थे वो प्रिपेयर्ड थे इस मास बेस्ड पैन इंडिया मूवमेंट के लिए। Almost the entire leadership of Indian National Congress was imprisoned without trials within hours of Gandhi's speech. Most spent the rest of the war in prison and out of contact without masses. हालांकि हम क्विट इंडिया मूवमेंट को एक सक्सेस तो कहते हैं, लेकिन उसका सक्सेस जो था वो रेजिंग द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म था। लेकिन जो पॉलिटिकल लीडर्स उस वक्त के थे उन्होंने ज़्यादातर टाइम जेल में बिताया था। गांधी जी को खुद अरेस्ट किया गया था, हम आगे के स्लाइड्स में इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन ज़्यादातर ये क्विट इंडिया मूवमेंट जो था वो लीडरलेस था। Sporadic small-scale violence took place around the country and British arrested tens of thousands of leaders, keeping them imprisoned until 1945। 1942 अगस्त 8 को जो है ये लॉन्च किया जाता है, लेकिन आप देख सकते हैं 1945 तक जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स इससे एसोसिएटेड थे लगभग 3 साल उन्हें जेल में रखा गया था। द वैक्यूम लेफ्ट बिहाइंड, तो आइए देखते हैं इसके बारे में। गांधी जी वॉज सून imprisoned एट आगा खान पैलेस इन पूना एंड ऑलमोस्ट ऑल लीडर्स वर अरेस्टेड। डू और डाई, करो या मरो, जब निनाद बापू ने दिया तो ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल हुआ क्योंकि अहिंसा के पुजारी बापू जो थे वो अब करो या मरने की बात कर रहे थे। तो उन्हें अरेस्ट किया गया था ऑन चार्जेस ऑफ रॉयटिंग एंड वायलेंस। न्यू लीडर्स लाइक अरुणा असफ अली, आप पिक्चर देख सकते हैं, ये अरुणा असफ अली जी की पिक्चर है, एमर्ज्ड आउट ऑफ द वैक्यूम ऑफ लीडरशिप। जो लीडरलेस मूवमेंट चल रहा था वहाँ पर विमेन जो है वो लीडरशिप लेते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज द वुमेन एम्पावरमेंट। कहीं ना कहीं वुमेन लीडरशिप जो है वो सीन पर आती है। बताया जाता है कि द इंडियन वुमेन वर रेडी टू हैंडल द लीडरशिप पोजिशंस। Gandhi ji was released in 1944 on health grounds. However, in the absence of any central leadership, there were some incidents of violence. 1942 से 1944 तक गांधी जी को जेल में रखा जाता है और बीच में लीडरलेस मूवमेंट कहीं ना कहीं वायलेंट टर्न होता है। हमने पिछले स्लाइड्स में देखा कि कई हज़ारों लीडर्स को थ्रू आउट इंडिया अरेस्ट किया गया था। वुमेन टुक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द मूवमेंट। बिल्कुल तमाम जितने भी जो मेन लीडर्स थे वो जेल में थे, तो जाहिर सी बात थी कि द फ्लैग वॉज नाउ इन द हैंड्स ऑफ वुमेन लीडर्स। फीमेल लीडर्स लाइक उषा मेहता, आप पिक्चर देख सकते हैं, ये उषा मेहता जी की पिक्चर है, has helped set up an underground radio station which led to the awakening about the movement। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो कौन से दो पर्सनैलिटीज़ थे who were associated with the Quit India movement and running an underground all India radio station। They are Aruna Asaf Ali and Usha Mehta।
Aruna Asaf Ali, popularly known as Grand Old Lady of the Independence Movement, is known for hoisting the Indian flag at Gauliya Tank Maidan in Mumbai during Quit India Movement। ये वही मैदान था जहां से बापू ने अगस्त 8 1942 को जो है क्विट इंडिया डू और डाई का नारा दिया हुआ था। तो आप देख सकते हैं इट इज़ अ लेडी विच अनफर्ल्स द ट्राइकलर फ्लैग इन दिस पोजिशन और इन दिस ग्राउंड। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट था मॉडर्न इंडिया के लिए। द क्रशिंग ऑफ इंडिया, तो आइए देखते हैं कि ब्रिटिशों ने किस तरीके से या फिर ब्रिटिश किस तरीके से सक्सेसफुल थे इस क्विट इंडिया को क्रश करने में। द ब्रिटिश हैड द सपोर्ट ऑफ वाइसरॉयज काउंसिल, जो उस वक्त के वाइसरॉय का काउंसिल हुआ करता था, जो कि हमने देखा कि 1909 जिसे मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स कहते हैं, 1919 जिसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कहते हैं, 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वगैरह वगैरह। तो एक टाइमलाइन से जो थे वो वाइसरॉय के काउंसिल में इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा था। तो उस वक्त के वाइसरॉय के काउंसिल में जब 1940s की हम बात करते हैं तो मेजॉरिटी हिंदुस्तानी थे, तो उस वक्त वाइसरॉय के काउंसिल के मेजॉरिटी इंडियंस जो थे उनका सपोर्ट था ब्रिटिश को। ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी जो था वो क्विट इंडिया मूवमेंट के खिलाफ था, उन्होंने भी ब्रिटिश राज का सपोर्ट दिया था, उनके वेस्टेड इंटरेस्ट थे, वो पार्टीशन चाहते थे। द प्रिंसली स्टेट्स, जो राजे रजवाड़े थे उस वक्त के, फॉर एग्जाम्पल निज़ाम ऑफ हैदराबाद, दे ऑल सपोर्टेड ब्रिटिश एंड दे वर अगेंस्ट क्विट इंडिया। द इंडियन इंपीरियल पुलिस, द ब्रिटिश इंडियन आर्मी, द हिंदू महासभा एंड द इंडियन सिविल सर्विस, दे हैड द सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश, या फिर ब्रिटिश का सपोर्ट इन सभी से था। ये सभी जो थे वो ब्रिटिश को सपोर्ट कर रहे थे एंड दे वर नॉट इन फेवर ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। Many Indian businessmen profiting from heavy wartime spending did not support the Quit India movement। पैसे का ड्रेन हो रहा था और जो है वो इंडियन बिजनेसमैन उस वक्त इस मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। Many students paid more attention to सुभाष चंद्र बोस। हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे कि वो पैरेलल डेवलपमेंट्स क्या हो रहे थे क्विट इंडिया मूवमेंट में और सुभाष चंद्र बोस जी का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट था इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। Many students paid more attention to सुभाष चंद्र बोस who was in exile and supporting the Axis power। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे वो उस वक्त अलाइड फोर्सेस के खिलाफ थे, अलाइड फोर्सेस जो कि ब्रिटिश। The only outside support came from Americans, as President Franklin D. Roosevelt pressurized Prime Minister Winston Churchill to give in to some of the Indian demands। तो उस वक्त ग्लोबल सपोर्ट अगर किसी से आया था तो वो बस अमेरिकन से आया था, खासकर प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से। द की टेक अवेज, आइए देखते हैं कि व्हाट आर द की टेक अवेज फ्रॉम द क्विट इंडिया मूवमेंट, क्योंकि हिस्टोरियंस ऐसे तो ही नहीं कहेंगे कि दिस वाज द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश राज। द क्विट इंडिया कैंपेन वाज इफेक्टिवली क्रश्ड। हर बार तरीके से जिस तरीके से 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्रश किया गया, 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्रश किया गया, उसी तरीके से 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट को भी फेज्ड मैनर में क्रश किया गया। क्विट इंडिया फेल्ड बिकॉज ऑफ हैवी हैंडेड सप्रेशन, वीक कोऑर्डिनेशन एंड लैक ऑफ क्लियर कट प्रोग्राम ऑफ एक्शन। हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तो नेशनल लीडर्स को लगा कि दिस वाज द बेस्ट टाइम टू अग्रेसिवली परस्यू ब्रिटिश, तो कहीं ना कहीं एक क्लियर कट प्रोग्राम नहीं था एक्शन का कि किस तरीके से हम अप्रोच करेंगे। वीक कोऑर्डिनेशन, पूरे लीडर्स जो थे विद इन डेज एंड विद इन मंथ्स वो जेल में थे और 1945 में रिहा किए गए थे, तो लीडरलेस मूवमेंट कितना चल सकेगा। एंड हैवी हैंड सप्रेशन, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लीडर्स अक्रॉस द कंट्री वर अरेस्टेड। However, the British government realized that India was ungovernable in the long run due to the cost of World War II, and the question for post-war became how to exit gracefully and peacefully. One of the most significant developments of Quit India movement was British coming to a conclusion that India can no more be governed by them. वर्ल्ड वॉर 2 के जो हालात थे, जो ड्रेन ब्रिटिश का हुआ था, दे वर नो मोर इन अ पोजिशन टू विथस्टैंड दैट इंपीरियल टेक्सचर विच दे हैड 3 or 2 centuries बिफोर। दिस मोमेंट एक्चुअली गेव अ कोल्ड चिल इन द स्पाइन ऑफ ब्रिटिश राज। तो आइए अब देखते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का कंट्रीब्यूशन कितना था इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। इन बंगाल, तो जो कि वहाँ के नेटिव थे सुभाष चंद्र बोस जी, इन बंगाल सुभाष वॉज रिपीटेडली अक्यूज्ड बाय राज ऑफिशियल्स ऑफ वर्किंग विद रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स। हालांकि सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर थे। उस वक्त के जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को वो फ्यूचर लीडर्स ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते थे, या उन्हें इस तरीके से कहा जाता था गिवन द फैक्ट कि वो बापू के बहुत करीब थे और दे वर ऑल्सो लीडिंग लीडर्स हु वर होल्डिंग पावर। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश राज अक्यूज करता था सुभाष चंद्र बोस को रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स में भाग लेने के लिए।
Under his leadership, the Congress youth group in Bengal was organized into a quasi-military organization called the Bengal Volunteers. तो उनके लीडरशिप में आईएनसी जो कि पूरी तरीके से एक नॉन वायलेंट बेस्ड पर चल रहा था, तो कहीं ना कहीं सुभाष चंद्र बोस जी उसे एक क्वाजाई मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर उन्होंने बना दिया, यानी कि एक मिलिट्री टच उसे दिया. बोस डिप्लोर्ड गांधी's पैसिफिज्म. गांधी डिसएग्रीड विद बोस कन्फ्रंटेशन विद द राज. हालांकि दोनों एक दूसरे का बहुत इज्जत करते थे, लेकिन एक दूसरे के तौर तरीके, दुनिया को देखने के तरीके बहुत ही अलग थे. बोस जो थे वो गांधी के पैसिफिज्म से, इतने ज़्यादा पेशेंस से वो पसंद नहीं थे, और गांधी जी उनके कन्फ्रंटेशन के तरीके से नाखुश थे. While openly disagreeing with Gandhi, Bose won the presidency of Indian National Congress twice in 1930s. His second victory came despite opposition from Gandhi. तो सुभाष चंद्र बोस बहुत ही फेमस थे और ज़्यादातर यूथ में जो थे उनका बहुत ही इम्पोर्टेंस था, बहुत ही उन्हें चाहा जाता था. तो महात्मा गांधी के डिसएग्रीइंग होने के बाद भी, यानी कि उनके कन्फ्रंटेशनल तरीक़ों के पसंद ना होने के बाद भी, 2 बार जो थे बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंसी जीतते हैं, लेकिन दूसरी बार जो है वो एक रिफ्ट आ जाता है. आइए देखते हैं वो क्या था. He defeated Gandhi's favored candidate Boggaraju Pattabi Sitaramaiah in the popular vote, but the entire working committee resigned and refused to work with Bose. Bose resigned from the Congress presidency and founded his own faction, All India Forward Bloc. Another important point for prelims. तो देखिए हुआ यह था कि 1930s में जब बोगराजू पट्टाभी सीतारामैया जो कि आंध्रा बैंक के फाउंडर और उस वक्त के बहुत ही प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर थे, उन्हें सपोर्ट मिल रहा था गांधी जी का, क्योंकि ही वॉज एन अडहरेंट एडमायरर ऑफ गांधी एंड अ स्टॉन्च नॉन वायलेंट, यानी कि बहुत ही एक अहिंसावादी थे. तो गांधी का सपोर्ट इन्हें था, लेकिन उस वक्त जो ओपोनेंट थे वो सुभाष चंद्र बोस थे. तो बोगराजू पट्टाभी सीतारामैया का सपोर्ट मिल रहा था गांधी जी को, या गांधी जी का सपोर्ट इन्हें मिल रहा था, लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट बोस वन द इलेक्शंस. तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि पूरा जो कांग्रेस का वर्किंग कमेटी था उन्होंने रिज़ाइन किया और उन्होंने रिफ्यूज़ किया कि वो बोस के साथ काम नहीं करेंगे, क्योंकि गांधी जी जो थे वो सीतारामैया को सपोर्ट कर रहे थे और बोस के तरीके इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी ज़्यादातर पसंद नहीं आते थे. तो दिस वाज द रिफ्ट वेयर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जो है सुभाष चंद्र बोस की लीडरशिप में बनता है. द पैरेलल डेवलपमेंट. आइए देखते हैं कि वो कौन से पैरेलल डेवलपमेंट्स हो रहे थे जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था. द इंडियन नेशनल आर्मी वॉज फर्स्ट फॉर्म्ड इन 1942 अंडर राज बिहारी बोस. आप पिक्चर देख सकते हैं, ये राज बिहारी बोस की पिक्चर है. बाय इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी कैप्चर्ड बाय जापान इन मलयन कैंपेन एंड एट सिंगापुर. तो राज बिहारी घोष जो थे, हमने पिछले चैप्टर्स में भी इनके बारे में बात किया हुआ था. तो ये जो थे वो एक्सट्रीमिस्ट के एक फेस के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर थे. तो राज बिहारी बोस जो थे ही फ्लेड एंड समवेयर कहीं ना कहीं वो ब्रिटिश इंडिया के जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर हुआ करते थे कैप्चर्ड, जो कि जापान से कैप्चर किए गए थे मलेशिया और सिंगापुर के एरियाज में, तो ये उन्हें जुटाकर इंडियन आर्मी बनाने की कोशिश कर रहे थे. हालांकि उन्होंने एक इंडियन आर्मी बना भी ली थी 1942 में. The first INA collapsed and was disbanded in December that year after differences between INA leadership and the Japanese military over its role in Japan's war in Asia. राज बिहारी बोस हैंडेड ओवर INA टू सुभाष चंद्र बोस. तो ये ज़्यादा दिन टिका नहीं, लेकिन जो कि डिफरेंसेस आ गए थे जापानीज़ और ये प्रिजनर्स ऑफ वॉर के द्वारा बनाई गई इंडियन नेशनल आर्मी में, तो राज बिहारी बोस ने जो है वो लीडरशिप दी थी सुभाष चंद्र बोस में, जो उस वक्त भी एग्जाइल में थे. It was revived under the leadership of Subhash Chandra Bose after his arrival in South Asia in 1943. तो 1940s में से ही जो है सुभाष चंद्र बोस वो गायब थे, एग्जाइल थे. वो जर्मनी जा चुके थे, वहाँ से उन्होंने कई कोशिश की कि ब्रिटिश को टैकल किया जाए. अलग अलग देश वो घूमते रहे, जानते रहे, सोशलिस्ट आइडियोलॉजीज से वो करीब होते रहे. तो कहीं ना कहीं वो साउथ ईस्ट एशिया को फिर रिटर्न आते हैं 1943 में और लीडरशिप लेते हैं इंडियन नेशनल आर्मी की. द आर्मी वॉज डिक्लेयर टू बी आर्मी ऑफ बोस अर्जी हुकूमत आज़ाद हिंद, जिसे आज़ाद हिंद फौज भी कहा जाता है. अंडर बोस लीडरशिप द INA ड्रीव एक्स प्रिजनर्स एंड थाउजेंड्स ऑफ सिविलियन वॉलंटियर्स फ्रॉम इंडियन एक्सपैट्रिएट पॉपुलेशन इन मलया, प्रेजेंट डे मलेशिया एंड बर्मा. तो ज़्यादातर जो उस वक्त यहाँ से गए थे माइग्रेंट्स, या तो उनकी मदद लेकर या फिर प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स जो थे या एक्स प्रिजनर्स थे, उनकी मदद से इंडियन नेशनल आर्मी बनाई गई. This second INA fought along with Imperial Japanese Army against the British and Commonwealth forces in many campaigns. तो इंडियन नेशनल आर्मी जो उस वक्त सुभाष चंद्र बोस जी से बनाई गई थी, इट वाज सपोर्टिंग द जापान, यानी कि अलाइड फोर्सेस नहीं, ये एक्सिस फोर्सेस के साथ लड़ रही थी जो कि खिलाफ थे ब्रिटिश के. द रिट्रीट. तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से INA का रिट्रीट हुआ.
As the Japanese withdrew from Burma progressed, other remnants of INA began a long march overland and on foot towards Bangkok. तो जापान ने अब्रप्टली विड्रॉ किया था, कहा था कि अब हम बर्मा में जो है वो आगे नहीं बढ़ेंगे, हम हिंदुस्तान की सरहदों तक नहीं जा सकते, तो उन्हें ऑर्डर आ गया था। At the time of Japan's surrender in September 1945, Bose left for Dalian near the Soviet border in Japanese-occupied China to attempt to contact the advancing Soviet troops and was reported to have died in an air crash near Taiwan. तो immediately जब जापान रिट्रीट कर रहा था तो सोवियत के फोर्सेस को जो है वो कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस, ताकि जो ये मोमेंट बनाया गया था, जो एक सरहद तक पहुंचा गया था हिंदुस्तान के, उसे और थोड़ी मदद मिले तो वो जीत भी हासिल कर सकते हैं। The remaining INA troops surrendered under the command of MZ Kiani to British Indian forces at Singapore. तो जाहिर सी बात थी कि लीडरलेस मूवमेंट जो था वो चल नहीं सक रहा था, भले ही वो डिसिप्लिन्ड इंडियन नेशनल आर्मी भी उस वक्त की क्यों ना हो, और क्विट इंडिया मूवमेंट अंडर द स्टालवर्ट विच इज़ मोहनदास करमचंद गांधी। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी क्विट इंडिया मूवमेंट और इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।